चलिए स्टूडेंट, मेरी वॉइस सबको आ रही है? यस यस सर, आ रही है आवाज़। ठीक है जनाब। अच्छा, अब यहाँ तक की तो बात हो गई थी कि भाई हमारे पास कुछ ये तरीक़ेकार है एरे को बनाने का। अब एक और पैटर्न हमारे पास ये है कि किस तरीके से एरे को हम बना सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया इंटीजर का। क्लास एरे किसी भी टाइप का बना सकते हो, ये डिपेंड करता है अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आईडी के नाम से और इक्वल टू। अब एक टाइप ये भी होती है कि आप इसके अंदर एलिमेंट डिफाइन करते रहो। ये एलिमेंट हमने डिफाइन कर दिए कि भाई ये हमारे पास एक एरे है। अब इसका मतलब भी यही है कि अब इसमें ये भी एक अनडिफाइंड एरे है, इसमें भी हमने कोई साइज डिफाइन नहीं। तो इसको भी हम उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करवाना है 7, तो मुझे बताइए कि मैं कौन सा इंडेक्स यहाँ पे डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा, इंडेक्स ये हो गया 4। 0 इंडेक्स 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 जब मैं इंडेक्स दूंगा तो यहाँ पर जो भी इस एरे के अंदर चौथे इंडेक्स की वैल्यू होगी वो मुझे लाके प्रिंट करवा के दे देगा। सही है जनाब। लेकिन अब जनाब हमारे पास कंडीशन ये आती है कि अब यहाँ पर हमने एक एरे बनाया, नए सिरे से एक एरे बनाएंगे और उस पूरे एरे को हमें क्या करना है, शॉर्ट टाइम में इम्प्लीमेंट करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने यहाँ पर एक, चलो स्ट्रिंग टाइप का एक एरे ले लेते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का एक एरे ले लिया। अब उस एरे का नाम आ गया नेम्स। अब नेम्स कोई भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं पहले डिफाइन करूँगा कि भाई मुझे सिर्फ 5 प्लेयर्स के नेम चाहिए। तो मैंने यहाँ पर साइज डिफाइन कर दिया 5। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि भाई यहीं पे मैं वैल्यू भी डिफाइन कर दूँ। मैंने एक एलिमेंट ये दे दिया, एक एलिमेंट ये आ गया 2 3 4 और ये आ गया 5। अब देखें 5 एलिमेंट्स आएंगे स्ट्रिंग में, तो ये इसने एरर हटा दिया। लेकिन अगर 5 से अगर एक भी कम होगा तो ये एरर देना शुरू कर देगा, क्योंकि इस कंडीशन में इसको 5 ही एलिमेंट चाहिए। तो जनाब हमने यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करके ये 5 एलिमेंट दे दिए। अब पहले प्लेयर का नाम हमने दे दिया कायनात, जो हमारे CR है। दूसरे प्लेयर का नाम दे दिया हमने सयाम। तीसरे प्लेयर का नाम दे दिया हमने फहद। चौथा प्लेयर मैं खुद हो जाता हूँ और 5वां प्लेयर हमने उस्मान के नाम से दे दिया। अब ये मेरे पास बन गया स्ट्रिंग का एक एरे। अब जनाब प्लेयर तो कितने भी हो सकते थे, 15 20 25, जितने भी डिपेंड करते थे साइज पर। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस एरे को मुझे प्रिंट करवाना है। अब क्योंकि ये एरे शॉर्ट है तो मैं इसको कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट से भी प्रिंट करवा सकता हूँ। टाइम तो उसमें भी लगेगा, लेकिन उससे भी शॉर्ट टाइम में मुझे इम्प्लीमेंट करवाना है। फॉर सपोज अगर ये एरे 100 लोगों का होता तो मैं कभी भी इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट नहीं करता, मैं लूप इस्तेमाल करता। अब लूप कैसे बनेगा जनाब, फॉर लूप। अब पहले तो मुझे ये बताइए, कौन बताएगा। ये मैं वाइवा की प्रिपरेशन आप लोगों को करवा रहा हूँ साथ साथ, कि वाइवा में किस टाइप के सवाल आएंगे। लाइबा हुसैन, सुन सकती हैं आप मुझे? यस लाइबा सर। हुसैन, देखें ये कोई वाइवा का सवाल नहीं है। यस सर। और इसको अगर आपको जवाब आता हो तो दीजिएगा, नहीं आता तो भी कोई मुजायके की बात नहीं है, आप सीख लेंगे फिर। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि लूप हमने पढ़ा था, लूप के अंदर हम वेरिएबल बनाते हैं i = 0। ये जो वेरिएबल हम लूप के पैरेंथेसिस में यूज़ करते हैं, इसका क्या मकसद होता है, ये क्या काम करता है? सर ये वैल्यू डिक्लेयर करने के लिए, क्या चीज़ डिक्लेयर करने के लिए? मतलब जो वैल्यू हमें लूप में नहीं, चाहिए होती है। मेरा सवाल तो ये है कि इस वेरिएबल का काम क्या होता है लूप के अंदर? सर ये जो हमने इक्वल्स टू 0 दिया है, 0 को उसमें करने के लिए। भाई मैं ये 0 भी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि
इसके अंदर जो हम वेरिएबल बनाते हैं, जो कंडीशन देते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक कंडीशन ये दे दी, ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि भाई आई इज़ लेस देन 10, और इसी तरीके से कहते हैं कि भाई आई प्लस प्लस। तो भाई हम ये वेरिएबल करता क्या है इस लूप के अंदर, सवाल मेरा ये। सर जो हम लूप में वैल्यू इंटर करते हैं, तो वो जो हमने नंबर अपनी तरफ से इंटर करना होता है, वो होता है कि जैसे हमें 10 इंटर करना हो तो वो जो है वो 10 से बड़ा हो और उसको इंक्रीमेंट करवाना है। अच्छा, कोई है ऐसे स्टूडेंट? चलें, थैंक यू लाइबा, लेकिन आप जो है ना वो सही जवाब दे नहीं पा रही हैं। अभी सुन लीजिएगा जवाब क्या होगा, ठीक है, ताकि आपके जहन में आ जाए। देखें, कोई है आप में से कि जो इस वेरिएबल को डिफाइन कर सके कि इसका काम क्या होता है? किसी को पता है? जी, सर काशिफ मेरे अंसारी। ख्याल से ये इनिशियलाइजेशन का काम करता है यहाँ पे। यार नहीं, हिना आप कुछ बता रही थी, बताइए। यही बता रही हूँ कि वेरिएबल इनिशियलाइज करता है इंटीजर, ये जो आई वेरिएबल दिया होता है। नहीं, देखें, आप लोग फिर इसको देख रहे हैं। मैं ये नहीं पूछा कि इसका मतलब क्या था, मैं पूछ रहा हूँ ये आई का वेरिएबल काम क्या करता है। देखो, इसका मतलब होता है इनिशियलाइज करना, कि हमने इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन इस वेरिएबल का पर्पस क्या होता है मैं ये पूछ रहा हूँ। जनाब सुन लीजिए, इस वेरिएबल का पर्पस होता है कि लूप की आइट्रेशन को मैनेज करना। सही है, कि ये वेरिएबल बनाते ही इसलिए ये बार बार मैं सवाल आप लोगों से पूछूंगा मैं, और आप लोगों ने जवाब मुझे यही देना है कि भाई जनाब लूप के अंदर जो वेरिएबल यूज़ किया जाता है वो लूप की आइट्रेशन को मैनेज करता है, कि भाई लूप कितनी दफ़ा किस तरीके से चलेगा, वो तमाम चीज़ें, ये चीज़ें मैनेज हो रही होती है कि भाई लूप जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा और कितने टाइम से चलेगा। तो ये वाला वेरिएबल ही तो ये वाला काम कर रहा है, लूप की आइट्रेशन को मैनेज कर रहा है। अब जनाब इस चीज़ को समझिएगा कि अब ये जो एरे है, तो मैं कमेंट आउट करके इसको अगर इस तरीके से एलेबरेट करूं, तो एरे की जो ये पहली वैल्यू है कायनात, ये कौन से इंडेक्स पे है? कौन से इंडेक्स पे? जीरो जीरो इंडेक्स पे। वेरी गुड। अब सयाम की जो वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स पे है? 1 इंडेक्स पे। 1 फहद 2 पे है, और मेरा नाम जो है वो 3 पे है, और जनाब उस्मान का नाम जो है वो 4 पे है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये लूप चलाऊं, तो मुझे बताइए कि आई की वैल्यू जब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करके आई करूंगा, तो ये वाला लूप जो है वो मुझे क्या प्रिंट करके देगा? ये मुझे ये वाली सीक्वेंस प्रिंट करके देगा। और जब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 4 टाइम्स, 0 से लेकर 4 टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर लूप के थ्रू इस एरे को अगर इम्प्लीमेंट करवाएंगे, तो आई का जो वेरिएबल है वो इनके इंडेक्सिंग को काउंट करेगा या नहीं? यस सर। करेगा ना। तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जनाब जो मेरा वेरिएबल है एरे का, उसका इंडेक्सिंग में मैं सीधा सीधा आई प्रिंट करवा दूँ, आई अगर दे दूँ, तो इसका मतलब ये है कि लूप की हर आइट्रेशन एक एलिमेंट को गिनेगी, रीड करेगी, लूप की दूसरी आइट्रेशन इसको रीड करेगी, लूप की तीसरी आइट्रेशन इसको रीड करेगी, क्योंकि देखो ना लूप जब घूमेगा पहली आइट्रेशन 0 पे चलेगी। सही है, तो जो मैंने आई जो पहला प्रिंट हुआ था वो 0 दे रहा था, तो 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू रीड करके आ रहा है? 0 इंडेक्सिंग पे कायनात की वैल्यू उठा के ला के देगी। फिर उसके बाद जब लूप दोबारा से चलेगा आई प्लस प्लस होके, जब सेकेंड आइट्रेशन चलेगी, तो 0 से 1 हो जाएगा, और 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ेगी? सयाम की। ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? और इसी तरीके से 2 इंडेक्स जब आई प्लस प्लस होके 1 से 2 हो जाएगा, तो 2 पे कौन सी इंडेक्स, 2 पे कौन सी वैल्यू पड़ेगी? फहद की। तो जब मैं इस लूप को जब इम्प्लीमेंट करूंगा, तो जनाब ये देखो पूरा एरे मेरे पास उठ के आ जाएगा। अब ये मुझे बताइए कि लूप की इम्प्लीमेंटेशन कितनों को समझ में नहीं आई, तो दोबारा रिपीट करेंगे।
जी लाइबा हुसैन, अब क्लियर है आपको? अब ये समझ में आया कि लूप के अंदर जो वेरिएबल यूज होता है उसका पर्पस क्या होता है? जी सर आ गई। ठीक है, सब एक्नॉलेज कर दो भाई एक दफ़ा, ताकि फिर हम मज़ीद आगे बढ़ें। यस सर क्लियर है। क्लियर है? चलो गुड। अब इसी तरीके से जनाब वेरिएबल, अब मेरे पास हमें नहीं पता कि भाई एरे का साइज़ क्या है, ये तो हमने यहाँ से देख के हमने दे दिया ना। अब हो सकता था भाई एरे का साइज़ हमें नहीं पता, अब हमें कैसे पता चलेगा कि लूप कितनी दफ़ा चलाना है? अब हम हार्ड कोडेड वैल्यू तो नहीं देंगे, हार्ड कोडेड वैल्यू तो नहीं देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास, अब हो सकता है कि भाई एक और एलिमेंट हो, किस नाम से हमने कह दिया कि भाई लाइबा के नाम से। इसी तरीके से एक और एलिमेंट है फैजान के नाम से, इसी तरीके से एक और एलिमेंट है इजहान के नाम से। अब हमें नहीं पता कि ये एलिमेंट कितना है, ये एरे कितना बड़ा है, हमें नहीं पता। कंसीडर कर लो हमें नहीं पता, तो कैसे बताओगे कि आप यहाँ पे गिनके? हो सकता है मेरे पास हज़ार का एरे हो, हमें नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में वो 1000 का एरे हो। तो जनाब लूप के थ्रू अगर एक्सेस करना हो तो कैसे पता चलेगा कि भाई कितने सारे, कहाँ तक के खुद ही ये मैनेज कर ले? तो जनाब जो भी हमारे पास एरे होता है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी आती है नेम के नाम से। हमारे पास एरे है, नेम्स डॉट करने के बाद एक प्रॉपर्टी आती है लेंथ। तो ये खुद ही डिफाइन कर लेगा कि भाई एरे की लेंथ से लेस टाइम चलेगा। क्योंकि देखो ना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जनाब एरे की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 0 से स्टार्ट होती है, और जो भी उसकी लास्ट वैल्यू होती है उससे n-1, उससे एक लेस टाइम चलती है। तो यहाँ पर ये देखो, तो हम लोग क्या कह रहेंगे यहाँ पे, i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, और जो भी एरे की लेंथ होगी उससे एक लेस टाइम चलेगी। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू कर दूंगा ना जनाब, तो ये मुझे एक्सेप्शन जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरे की लेंथ जो है जो भी होगी वो उससे एक लेस तक, क्योंकि एक्चुअल एरे मेरा है, और ये मांगेगा आखिरी वैल्यू भी, और आखिरी वैल्यू होगी नहीं। वो मांगेगा इज़हान के बाद भी एक और वैल्यू, लेकिन यहाँ पर इज़हान के बाद कोई वैल्यू है ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर लेस देन इक्वल टू नहीं करता, तो ये सीधा सीधा मुझे पूरा एरे जो है वो उसी की लेंथ तक के, जितना एरे होगा उतने टाइम्स मेरा लूप चला देगा और एरे प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे देखिए लेकिन नेम डॉट लेंथ का मतलब इसने खुद ही लेंथ उठा ली, कंपाइलर ने इस प्रॉपर्टी के थ्रू खुद ही लेंथ उतारी। तो यहाँ पे देखिए लेंथ की प्रॉपर्टी के बारे में कह रहा है कि भाई गेट अ 32 बिट इंटीजर दैट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। सही है? तो जो मेरे पास एरे था नेम्स के नाम से डॉट करके उसकी मैंने प्रॉपर्टी यूज की एरे डॉट लेंथ, ये रिप्रेजेंट करेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एरे, ये खुद ही बता देगा इसको, और आई को पता चल जाएगा कि भाई उतना टाइम चलना है। लेकिन जनाब अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर लेस देन इक्वल टू कर दूंगा ना, तो अब जो मेरा आखिरी एलिमेंट है उसके बाद भी एक एलिमेंट यहाँ पे मांगेगा और ये एक्सेप्शन दे देगा, और वो यहाँ पे यही एक्सेप्शन दे देगा कि भाई इज़हान के बाद भी एक और एलिमेंट था, होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो एरे हमारे पास क्या होता है जनाब कि 0 से स्टार्ट होता है और लेस देन लेंथ तक चलता है, लेस देन। अब ये तो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया जनाब के एरे को पूरा फैच आउट कर लिया। अब चाहे वो एरे यहाँ पर नेम का एरे होता या कोई भी इंटीजर एरे होता, कोई भी होता एरे, लेकिन विद सेम टाइप। अब ऐसा नहीं है कि भाई एरे की डेफिनेशन को भी अगर मैं प्रूफ करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर देखिए एरर, कैन नॉट इम्प्लिसिट कन्वर्ट टाइप इंटीजर टू स्ट्रिंग। आपके पास एरे जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसमें तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, स्ट्रिंग टाइप के होंगे, कोई भी इंटीजर फ्लोट का नहीं होगा, अदर टाइप ऑफ स्ट्रिंग नहीं होगा। अब ये एरे मैंने लूप से इस्तेमाल किया फॉर, लेकिन आप लोगों को मैंने एक बात सर बताई थी हमारे कि पास भाई जितने डेटा टाइप्स हैं, जी हेलो सर, हमारे पास जितने डेटा टाइप्स होती हैं हम उन्हीं का जो है वो एरे बना डिफाइन कर सकते हैं, सकते बना हैं, सकते जैसे हैं, बुलियन का। जी जी बना सकते हैं। सही। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जनाब हमारे पास एक लूप होता है फॉर का, एक लूप होता है
वाइल का, While एक का। लूप होता है डू वाइल का। लेकिन Do मैंने एक while। और भी बताया था कि जिसके बारे में मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई थी, लेकिन मैंने उसको कहा था आपसे कि भाई एरे में पढ़ेंगे, फॉर For ईच। each। अब ये फॉर ईच का लूप क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है, मैंने इसके बारे में बताया था आप लोगों को कि फॉर ईच की जो डेफिनेशन है वो ये है जनाब, इट इज ओनली यूज फॉर रीडिंग कलेक्शन, इट इज रीड ओनली प्रॉपर्टी। इसका काम ही सिर्फ एक कलेक्शन को रीड करना है, इसको कोई गर्ज नहीं है कि भाई लूप कहाँ से स्टार्ट हो, इसको कोई गर्ज नहीं है कि कहाँ तक चले, इसमें कोई ऐसी कहानी नहीं है कि आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस के प्लस प्लस आई माइनस माइनस जे माइनस माइनस के माइनस माइनस, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जनाब इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता है, आप यहाँ पर फॉर ईच का कीवर्ड लिखते हो और उसके बाद इसको चाहिए होता है एक वेरिएबल। अब जिस टाइप की कलेक्शन होगी उस टाइप का वेरिएबल होता है, तो हम मोस्टली तौर पर वार टाइप एक वेरिएबल लेते हैं। क्लास, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, हमने पढ़ा वही वेरिएबल या तो इंटीजर टाइप होता है या तो स्ट्रिंग टाइप होता है, कि जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग आता है, सिर्फ एक वेरिएबल होता है, एक टाइप होती है हमारे पास चार होता है। इसी तरीके से फ्लोट होता है एफ इक्वल टू, लेकिन क्लास हमारे पास एक टाइप होती है वार। अब मुझे बताइए कि इसमें किस टाइप की वैल्यू आ सकती है हर जनाब? किस्म की वैल्यू आ सकती है इसमें। हाँ, वेरी गुड, जो एक्सीलेंट। भी वैल्यू हम देना चाहें सर। ये एक डायनामिक टाइप वेरिएबल होता है, सही है। इसमें आप इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हो, इसमें आप फ्लोटिंग वैल्यू भी दे सकते हो, इसमें आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो। तो जनाब यहाँ पर फॉर ईच के अंदर वार टाइप का वेरिएबल आमतौर पर यूज होता है, जिसकी टाइप होती है वार। वार का मतलब होता है कलेक्शन, तो किसी भी टाइप का हो सकता है, आपकी फाइल कलेक्शन हो सकती है, आपका स्ट्रिंग कलेक्शन हो सकता है, आपका इंटीजर कलेक्शन हो सकता है, फ्लोट कलेक्शन हो सकता है, कोई भी कलेक्शन हो सकता है। तो वार तमाम कलेक्शन को रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो आमतौर पर आप इसकी जगह कोई इंटीजर स्ट्रिंग भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, लेकिन जनाब आमतौर पर वार टाइप का वेरिएबल यूज होता है। ये आगे आइटम्स के नाम से वेरिएबल होता है, और उसके बाद आता है इनका कीवर्ड। इनके बाद आप डिफाइन करते हो कलेक्शन, जैसे कि कलेक्शन इस टाइम हमारे पास क्या है, नेम्स। आप यहाँ पर नेम डिफाइन कर दोगे, तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए डिफाइन कर देता हूँ एरे और कलेक्शन, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, ये एक सेंटेक्स होता है। और उसके बाद जनाब इसकी बॉडी की रीड होती है, ये इसका सिंटैक्स है फॉर ईच लूप का। अब मुझे फॉर ईच के लूप से इस एरे को रीड करवाना है, तो फॉर ईच का लूप कैसे इस्तेमाल होता है, आप लिखोगे यहाँ पर फॉर ईच। अगर मैं यहाँ पर टैप टैप करूँगा ना, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या लेता है, कौन सा वेरिएबल लेता है, आइटम। आइटम के नाम से वेरिएबल होता है, इसकी टाइप क्या होती है, वार। तो वार के बारे में, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन टू आइट्रेट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई वार जो है वो किसी भी टाइप का कलेक्शन हो सकता है। इनके बाद हम डिफाइन करते हैं कोई भी कलेक्शन। तो जनाब हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, अब मेरे पास यहाँ पर आम तौर पर तो वार इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि मुझे पता है मेरी कलेक्शन स्ट्रिंग टाइप की है, तो मैंने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल भी ले सकता हूँ। एक्स के नाम से मैंने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया, इनका कीवर्ड आता है और इनके बाद मैं अपने एरे को डिफाइन कर दूंगा। बस ये इतना सा काम होता है इसका। अब ये जो इनका कीवर्ड होता है ना, वो क्या करता है, पूरे कलेक्शन को रीड करके एक्स को बताता है कि भाई इस एरे के अंदर हर आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्स। कि अब जैसे नेम के अंदर ये पूरा कलेक्शन है, सयाम, फहाद, अफान, उस्मान, लाइबा, फैजान, इजहान, ये पूरा कलेक्शन है। इसमें हर एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, एक्स। तो इनका कीवर्ड क्या काम करता है, इनका कीवर्ड कलेक्शन बताता है एक्स को, और इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक्स का वेरिएबल।
ठीक है जनाब। तो अब उसके बाद प्रिंट करवाना है, तो भाई प्रिंट करवाने के लिए सिंपल क्या करोगे, कंसोल डॉट राइट लाइन करके एक्स कर दोगे। अब ये फॉर लूप से भी ज़्यादा आसान लूप है, लेकिन इसमें कहीं भी हम कोई कंडीशन नहीं डिफाइन करते। इसका मतलब होता है ये सिर्फ कलेक्शन को रीड करेगा कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। इसमें हम इवन ये भी नहीं बता सकते कि अगर मुझे स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए हैं तो जनाब मैं फॉर ईच का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इंटीजर एरे होता, इंटीजर कलेक्शन होता, अगर मुझे उसमें से सिर्फ इवन नंबर फैच आउट करने होते तो जनाब मैं हरगिज़ ये वाला एलिमेंट, ये वाला लूप इस्तेमाल नहीं कर सकता। आम तौर पर ये लूप सिर्फ एक टोटल कलेक्शन को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे अगर मुझे फाइल डायरेक्टरी में से नंबर ऑफ़ फाइल को रीड करवाना है कि भाई हाउ मैनी नंबर ऑफ़ फाइल्स कौन कौन सी हैं तो ला के दे दे, सही है, और किसी भी कलेक्शन को ओवरऑल रीड करवाना तो मैं ये वाला। लेकिन अगर मुझे कंडीशनली तौर पर अगर रीड करवाना है, अगर मुझे कंडीशनली तौर पर रीड करवाना है कि भाई मुझे अगर एरे में से स्पेसिफिक वैल्यू को लूप के थ्रू चुनना है तो मैं जनाब मैं फॉर वाइल का इस्तेमाल करूँगा, या तो फॉर का या तो वाइल का इस्तेमाल करूँगा। हैव यू गॉट दिस पॉइंट, कैन आई गेट अ यस? यस सर। तो अब यहाँ पर आमतौर पर हम लोग वार का वेरिएबल लेते हैं। तो वार क्या करता है कि डायनामिक टाइप वेरिएबल होता है, तो जिसमें किसी भी टाइप का कलेक्शन आ सकता है, सही है। ये हमारे पास पूरा कलेक्शन आ गया। अब हो सकता था मेरे पास जो है वो कोई इंटीजर टाइप एरे हो, किस नाम से, ए के नाम से कोई एरे हो। अब मैं यहाँ पर एक एरे बना देता हूँ फॉर एग्जांपल कि भाई इंटीजर ए के नाम से मेरा एक एरे आ गया। मैंने यहाँ पर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3, 7, 5, 4, 3, 9, 10। अब ये मेरे पास पूरा एक कलेक्शन आ गया। अब वार क्या करेगा, वार क्योंकि डायनामिक टाइप है तो इंटीजर कलेक्शन को पूरा रीड करके ला के दे देगा कि भाई हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन। अब जनाब बात करेंगे कि भाई थोड़ी हुज्जतबाजी इसमें करेंगे वो, और वो ये करेंगे कि अगर मुझे इसमें कुछ सॉर्टिंग वगैरह करनी है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एलिमेंट्स ऑफ एन एरे हैं। अब ये पूरा एक कलेक्शन जो है वो मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में मिलना चाहिए। तो हमारे पास इसको सॉर्ट करने का क्या तरीकेकार है? सॉर्ट करने से मुराद ये है कि भाई हमारे पास जो एरे हमें मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए, वो जनाब ऐसा मिलना चाहिए कि सब सॉर्ट मतलब सबसे छोटी वैल्यू 3,3,5 कॉमा फिर कौन सी वैल्यू 7, 9, 10, हमें ये एरे मिलना चाहिए। लेकिन एरे तो ये बना हुआ है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में मिलना चाहिए सॉर्टेड होके। तो अब आप क्या करोगे, एरे मैंने कहा था कि भाई एरे जो है एक प्री डिफाइंड क्लास है। एरे का एक प्री डिफाइंड मेथड होता है सॉर्ट का, और जैसे ही मैं इसका पैरेंथेसिस लगाऊंगा तो यहाँ पर मुझे इस मेथड का एक पैरामीटर मांग रहा है। पैरामीटर होता है एरे। आप उस एरे को डिफाइन कर दो। एरे मेरे पास क्या है, ए मेरे पास एरे है। तो अब ये क्या करेगा कि एरे जो है वो रीड करेगा, जो भी मेरे पास एरे है उसको रीड करके उसको सॉर्ट कर देगा, और लूप जो है वो इसको सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पर देखिए इस टाइम जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो ये मेरे पास सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। लेकिन अगर मैं इसी से पहले, अगर मैं इस सॉर्ट से पहले इसी लूप को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या होगा। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन कर दूंगा और इसमें कह देता हूँ सॉर्टेड एरे /n, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इससे पहले ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और मैं कह देता हूँ कि भाई अनसॉर्टेड एरे। तो अब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब मेरे पास कुछ रिजल्ट ऐसा आएगा, अनसॉर्टेड एरे जो ये था, और उसके बाद सॉर्टेड एरे, ये एरे को इसने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब इसी को मुझे सॉर्टेड एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो जनाब सॉर्ट के बाद डी सॉर्ट का कोई मेथड नहीं मिलता, हमें क्या करना पड़ता है, आप सिंपल क्या करो, आप इसी को कॉपी कर लो और अगली लाइन में पेस्ट कर लो
और आप यहाँ पे कर लो सॉर्टेड बट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप सिंपल क्या करो, एरे डॉट रिवर्स का एक मेथड आता है और उसमें आप अपने एरे को डिफाइन कर दो। तो वो क्या करेगा, पहले सॉर्ट करेगा और उसको रिवर्स कर देगा, तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह का एरे हमें मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये पहले अनसॉर्टेड एरे जैसे था वैसे प्रिंट हुआ, फिर सॉर्ट हुआ, फिर उसके बाद रिवर्स हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, राइट। यहाँ तक के कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए जनाब। तो फॉर ईच कोई हाई फाई नहीं है, सिर्फ उसका काम सिर्फ एक कलेक्शन को रीड करना है बस। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर मैं चाहता था कि भाई मुझे इस एरे के अंदर से इवन नंबर उठाने या इस एरे के अंदर से ऑड नंबर उठाने, तो जनाब मैं इसमें कोई कंडीशन दे सकता हूँ या नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर इफ़ की कंडीशन देते हैं तो भाई मैं क्या डिफाइन करूँगा, एरे इसका इंडेक्सिंग में क्या डिफाइन करूँगा, आई, या मैं एक्स डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो भाई ये क्या, तो ये तो एरर दे रहा है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई इसका मॉड्यूलस 2 के साथ अगर बराबर होता है 0 के, तो यहाँ पर कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पर देता हूँ, चेक कर लेते हैं। अरे लग तो रही है कंडीशन, अनसॉर्टेड है, एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। समझ में आई ये चीज़। लेकिन ये वाला काम जनाब मैं कहाँ कर सकता हूँ, फॉर के लूप से कर सकता हूँ। अगर मैं इसी को अगर मैं बना दूँ फॉर लूप से, तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेन तक चलेगा, आई प्लस प्लस। और यहाँ पर मैंने कंडीशन दे दी जनाब कि भाई एरे का जो भी इंडेक्स होगा आई, अगर वो रिमाइंडर 2 के साथ बराबर होता है 0 के, तो जनाब कंसोल और राइट लाइन में मेरे पास ए और ये आ जाए मेरे पास एरे आई। तो अब ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, अब ये मुझे सिर्फ वो प्रिंट करके देगा जो इवन नंबर होंगे इसमें। इस पूरे एरे के अंदर सिर्फ 10 एक इवन नंबर था, उसने 10 मुझे प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ऑड नंबर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू कर दूंगा, तो इस एरे में से मुझे सिर्फ वो नंबर मिलेंगे जो ऑड होंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले एरे में हमारे पास 10 हमें नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि 10 इवन। ठीक है जनाब, कोई सवाल कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अब अगर जनाब हमारे पास अगली चीज़ आती है, मेरे पास एक और एरे आ गया, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड इरेज कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे काम का नहीं है। अब जनाब मेरे पास एक और एरे आ रहा है बी के नाम से, और उसमें मेरे पास सेम यही एलिमेंट है। मैंने कॉपी कर लिया और सीधा सीधा यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये मेरे पास दो जो है ना वो आ गए, सम ऑफ बोथ एरेज। अब हमें दोनों एरेज को क्या करना है जनाब, सम करना है। अब दोनों का साइज क्योंकि हमारे पास क्या है, सेम है, तो हमने किसी भी एक एरे के साइज पे क्या कर दिया, कंसोल डॉट राइट लाइन कर दिया। ये आ गया मेरे पास ए का इंडेक्स आई, फिर यहाँ पे मैं प्लस करूँगा बी का इंडेक्स आई। तो अब ये दोनों एरेज के एलिमेंट्स को अब हमें मर्ज करके एक सिंगल एरे मुझे प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा वो जनाब क्या आएगा, 3 प्लस 3 और 3 आपस में प्लस हो गए, क्या बने 6 बने, 7 7 14 बन गए, 5 5 10 बन गया, 3 3 6 बन गया, 9 9 18 बन गया, और 10 10 आपस में क्या बन गया, 20 बन गया।
सर अगर दोनों का साइज डिफरेंट हुआ फिर? हाँ, तो साइज सेम होना चाहिए, वरना समीशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जनाब, अगर यहाँ पर मैंने सर एक वहां पे साइज हम इसका लोग एज्यूम डिफरेंट, नहीं कर सकते जब रेंज दे दिए तो? देखो अगर मैंने जैसे साइज इसका डिफरेंट कर दिया, अब देखो इसमें एलिमेंट जो भी होंगे उसमें इस एलिमेंट इस एरे में उससे एक कम होगा। अब अगर मैं इसी को इम्प्लीमेंट करूंगा ना, तो जनाब मेरे पास एक्सेप्शन आ सकती है। एरे डॉट लेंथ, अब यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आया है। अगला एरे 10, यहाँ पर देखिए 10 + 10 20। अब ये एरे चला किसके बिहाफ पर है? ए के एरे के बिहाफ पर है। इसने 20 को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बी डॉट एरे के बी डॉट लेंथ के बिहाफ पर चलाऊं, तो यहाँ पर इसका आउटपुट यकीनन डिफरेंट होगा और एक्सेप्शन आ जाएगी। और ये एरे 1 के एलिमेंट डिफरेंट होने की वजह से एक्सेप्शन है। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं एक के जनाब, अगर मेरे पास मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे लिया एरे और उसको जस्ट डिक्लेयर कर दिया, और मैंने ये एलिमेंट ए के उससे बनाया, और अगर जनाब मैंने यहाँ पर कह दिया कि भाई ए का इंडेक्स आई विच इज इक्वल टू, या बल्कि मैं कहता हूँ बी का इंडेक्स आई विच इज इक्वल टू ए का इंडेक्स आई, तो अब इससे क्या बात समझ में आ रही है? मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया था, ए का आई ठीक है, इंडेक्स बी के आई इंडेक्स से इक्वल है। इक्वल है। चलो मैंने यहाँ पर नेचुरल इसको इनिशियलाइज कर देता है हूँ। वो सर चीजें इसका मतलब ये हुआ ना, हमने ए आई इंडेक्स की वैल्यू हमने बी आई इंडेक्स पे स्टोर करवा दी। तो अब मुझे बताइए कि जनाब अगर मैं यहाँ पर एक और लूप लगाता हूँ फॉर का, और उसको कहता हूँ कि आई, और ये आ जाएगा बी डॉट लेंथ, और कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं इसको कहता हूँ कि जनाब बी का इंडेक्स आई, तो अब मुझे आउटपुट बताइए क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ए के जो है ना, मतलब 3 7 5 3 9 10 ये आउटपुट आएगा। तो यानी आप लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ये कॉपी एरे कॉपी हो रहा है, यानी Yes, ए का sir. जो एरे है वो कॉपी हो रहा है बी में, राइट? तो चलो Yes, बिल्कुल sir. हम लोग यहाँ पे आउटपुट चेक कर लेते हैं। एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन क्या आई? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ये मेरे पास आ गया। चलो इसको भी अगर हम ए डॉट लेंथ करके देख लें तो अब क्या होगा? अभी भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाउ टू कॉपी वन एरे इनटू अनदर, ये आप लोगों का एक टास्क भी होगा, लेकिन उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। जहन लगाएं और लॉजिक यही बनवाएं। मैं आप लोगों का टास्क चेंज करने वाला हूँ। मुझे एलिमेंट्स कॉपी करवाने हैं। तो यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगेगा कहाँ पे? ए लेंथ में, ए लेंथ में। नहीं नहीं, इक्वल टू क्यों लगेगा? एरे की तो लेंथ 0 से n-1 तक चलती है ना। कॉपी करने के लिए नहीं। कहाँ कह रही हैं आप? लूप के अंदर कह रही हैं? जी, लूप के अंदर कौन से? पहले लूप के अंदर या दूसरे लूप के अंदर? पहले लूप के अंदर। नहीं नहीं नहीं, सही से।
सर अगर कर्ली ब्रैकेट लगा के देखें तो ये ए के पास कहाँ पे किधर? ये जो हमने लिखा हुआ है ना बी का एरे इक्वल्स टू ए का एरे। हाँ, इधर क्या करूं? इधर कर्ली ब्रैकेट लगा दें तो ये स्टोर कर लेगा। कर्ली ब्रैकेट लगा दूं, उससे क्या होगा? सिंटैक्स एरर दे देगा। सर हम हमारे यहाँ पर इसी कंडीशन में ना हम लोग डबल इक्वल टू यूज कर सकते हैं। डबल इक्वल टू तो इक्वल टू का साइन होता है ना, सिंगल इक्वल टू असाइन का होता है, तो हम तो असाइन करने जा रहे हैं ना। तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि b इज इक्वल टू a, तो असाइन करने। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू दे दूंगा तो इसका मतलब तो ये है कि भाई इक्वल टू, अब b का तो एरे अभी बना ही नहीं है। अच्छा सही। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी भाई मीटिंग जो है वो एंड हो रही है। मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ, तुम लोग जाओ सुकून से ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद यहीं से इसी एग्जाम्पल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और एग्जाम्पल को सॉल्व करके मजीद इसकी एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट? अब आपसे कितने बजे तक आना है? ठीक है जनाब, चलो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।